जो आपके खिलाफत करते हैं, वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर उसी तरह सपना दिखा रहे हैं जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने दिखाया। कुछ लोग कहते हैं प्रशांत किशोर बिजनेसमैन है तो ये सपना दिखा रहा है, तो मैं तो सामने से कह रहा हूँ हाँ भाई हम बिजनेसमैन हैं, तो उसको बता रहे हैं भाई क्या बिजनेस कर रहे हैं। हम कोई बालू माफिया तो है नहीं, शराब का धंधा करते नहीं है, ठेकेदारी करते नहीं है। बिहार में कोई कह नहीं सकता है कि प्रशांत किशोर ने 1 रुपया भी किसी से लिया हो। चोरी बदमाशी नहीं करते हैं, चारा चोरी नहीं किए हैं, कोई अपराध नहीं किए हैं। की मानसिक स्थिति को लेकर आपने कई बार सवाल उठाए। आप ये बताइए, नीतीश बाबू 20 बरस से मुख्यमंत्री हैं, ये कैसे संभव है कि राष्ट्रीय गान बज रहा है और नीतीश कुमार को पता न चले? अगर उनकी मानसिक हालत ठीक है तो ये क्या संभव है? कोई नए नए थोड़ी ना मुख्यमंत्री बने। ज्यादातर लोग जातिवाद को लेकर वोट देते हैं, तो क्या लगता है कि आपके साथ जातिवाद वाला लोग के लिए लोग आएंगे? किसी की जाति का तो एक आदमी भी बिहार में नहीं रहता है, तो तुरंत लोग बताएंगे अरे वो तो हिंदू मुसलमान के नाम पर दे रहा है या राष्ट्रवाद के नाम पर दे रहा है। तो भाई किसी चीज पर दे रहा है, जाति पर तो नहीं दे रहा है। क्या ऐसा मान सकते हैं कि जब प्रशांत किशोर पावर में आएंगे तो शराबबंदी कानून को हटाएंगे? पेट्रोल दूसरे राज्यों के मुकाबले 8 से 10 रुपए महंगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ शराबबंदी लागू है और जो राजस्व का नुकसान है उसको पूरा करने के लिए आप और हम प्रति लीटर डीजल पर, पेट्रोल पर 8 रुपए 10 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। तो उस नजरिए से महंगाई के लिए राज्य सरकार दोषी है। तो इस शराबबंदी का क्या फायदा? इससे बेहतर शराब को लेकर यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था हो जहाँ रेगुलेटेड हो, शराब की बिक्री रेगुलेटेड हो, जिससे शराब के खपत पर को बढ़ाया ना जाए लेकिन घर घर डिलीवरी भी ना हो। क्या लगता है, क्या एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ी वजह है आपकी पॉपुलैरिटी की? पूछते हैं प्रशांत किशोर जनसुराज का वोट बैंक कौन है, तो बिहार में बदलाव चाहने वाला, एक नई राजनीति की सोच रखने वाला, बिहार को विकास के रास्ते पर चलते देखने वाला, बिहार में शिक्षा रोजगार की बात हो ऐसी सोच रखने वाला हर व्यक्ति जनसुराज का वोट बैंक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रशांत किशोर जी, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह आप उनको जानते हैं, जनसुराज के संस्थापक हैं और अभी बिहार में उभरते हुए नेता भी हैं। क्यों है इतना पॉपुलर? पहले ये सवाल से हम शुरुआत करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। प्रशांत किशोर बहुत कम समय में पॉपुलैरिटी, क्या लगता है क्या एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ी वजह है आपकी पॉपुलैरिटी की? नहीं, ये बिहार में जो बदलाव की चाहत है, बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग, मेरा अपना मानना है कि 60% से ज़्यादा लोग, वो चाहे जिस विचारधारा के हैं, जिस दल के हैं, जिस पृष्ठभूमि के हैं, जिस दल नेता के समर्थक हैं, वो बदलाव चाहते हैं। लोग यहाँ 30-35 साल के लालू नीतीश के इस राज से ऊब चले हैं, थक गए हैं और वो बदलाव चाहते हैं। हर व्यक्ति जो बदलाव चाहता है, जरूरी नहीं है कि वो जनसुराज का समर्थक हो, लेकिन वो बदलाव जरूर चाहते हैं और वही हम लोग की ताकत है। लोग पूछते हैं प्रशांत किशोर जनसुराज का वोट बैंक कौन है, तो बिहार में बदलाव चाहने वाला, एक नई राजनीति की सोच रखने वाला, बिहार को विकास के रास्ते पर चलते देखने वाला, बिहार में शिक्षा रोजगार की बात हो ऐसी सोच रखने वाला हर व्यक्ति जनसुराज का वोट बैंक है। इसीलिए आपको जो सो कॉल्ड, आप अपने शब्दों में कह रहे हैं कि आपको जनसुराज की चर्चा या उसकी पॉपुलैरिटी आपको दिख रही है। सर जैसे वोट बैंक की आपने बात कही, तो वोट बैंक बिहार में जो पिछले, अगर आप चुनाव को देखें, आप तो एक रणनीतिकार भी हैं और आपने नीतीश कुमार के लिए भी चुनाव कैंपेन किया, तो आपने जो पिछले जो कैंपेन्स देखे उसमें आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जातिवाद को लेकर वोट देते हैं। तो क्या लगता है कि आपके साथ जातिवाद वाला लोग के लिए लोग आएंगे या जो उम्मीद बदलाव के लिए है वो उसके लिए आएंगे? बिल्कुल बदलाव के लिए आएंगे। जाति समाज की एक सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई सिर्फ बिहार में नहीं है, देश के हर हिस्से में है। भाई कर्नाटक में जाइएगा, वहाँ पर भी वोका लिंगायत हैं, वहाँ पर भी दलित महादलित की राजनीति होती है। आप आंध्रा में जाइएगा, वहाँ पर कम्मा रेड्डी कापू की राजनीति होती है। आप गुजरात में जाइएगा, वहाँ पर पटेल क्षत्रिय की राजनीति होती है। आप महाराष्ट्र में जाइएगा, कुनबी मराठा वहाँ पर भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जाति सिर्फ बिहार में है, हर जगह जाति की थोड़ी बहुत प्रधानता है। जाति राजनीति समाज की सच्चाई है तो स्वाभाविक तौर पर राजनीति की भी एक सच्चाई है, लेकिन जाति राजनीति की एकमात्र सच्चाई नहीं है। कई बार लोग बताते हैं कि बिहार में तो सिर्फ जाति पर ही राजनीति पड़ता है। मेरा सवाल उनसे होता है, अच्छा ये बताइए, बिहार में मोदी जी को जो वोट पड़ रहा है वो वोट उनको कौन दे रहा है? मोदी जी के जाति का तो एक आदमी भी बिहार में नहीं रहता है।
तो तुरंत लोग बताएंगे अरे वो तो हिंदू मुसलमान के नाम पर दे रहा है या राष्ट्रवाद के नाम पर दे रहा है। तो भाई किसी चीज पर दे रहा है, जाति पर तो नहीं दे रहा है। इसी तरह जो 18-19% मुसलमानों की आबादी है, वो जो लालू जी को वोट देता है वो लालू जी की जाति का तो नहीं है। तो लोग बताते हो भाजपा के डर से देता है, तो भाई भाजपा के डर से दे रहा है, जाति के नाम पर तो नहीं दे रहा है। तो बिहार में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो जाति से अलग मुद्दों पर वोट करता है। उसमें एक प्रमुख मुद्दा यह है कि भाई भाजपा के डर से लालू को दो और लालू के डर से भाजपा को दो। और उनके पास कोई अभी तक एक ईमानदार सशक्त विकल्प नहीं था। अब जब वो विकल्प उनको जनसुराज के तौर पर दिखेगा तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जनसुराज को वोट देंगे। अभी जैसे हमने देखा 2014 का जब चुनाव हुआ था, एक स्मृति ईरानी का एक बहुत ही वायरल वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सिलेंडर को लेके कर रही हैं। महंगाई आज भी चरम सीमा पर है। क्या लगता है कि जो विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो मुद्दों को उठा नहीं पा रहे और प्रशांत किशोर उन मुद्दों को अच्छे तरह से रख रहे, इस वजह से लोग जुड़ रहे हैं आपसे? नहीं, देखिए, राज्य के चुनाव में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा मेरी समझ से नहीं है। इसलिए नहीं कि महंगाई नहीं है, लेकिन महंगाई जो है वो पूरी तरीके से राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं है। कुछ हिस्सा है, जैसे बिहार में डीजल पेट्रोल दूसरे राज्यों के मुकाबले 8 से 10 रुपए महंगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ शराबबंदी लागू है और जो राजस्व का नुकसान है उसको पूरा करने के लिए आप और हम प्रति लीटर डीजल पर, पेट्रोल पर 8 रुपए 10 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। तो उस नजरिए से महंगाई के लिए राज्य सरकार दोषी है। लेकिन बिहार में उससे बड़ा मुद्दा, चूंकि विधानसभा के चुनाव में उससे बड़ा मुद्दा है बच्चों के पढ़ाई का, उससे बड़ा मुद्दा है बच्चों के रोजगार और पलायन का, उससे बड़ा मुद्दा है बिहार सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार का, उससे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। तो जो राज्य के हिस्से के मुद्दे हैं वो बड़े मुद्दे हैं, जिसमें शिक्षा, रोजगार, पलायन, भ्रष्टाचार, जो लोग त्रस्त हैं, महंगाई और राष्ट्रीय सुरक्षा, ये जब लोकसभा का चुनाव होता है उसमें ज्यादा मुद्दा होता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा बिल्कुल ही मुद्दा नहीं होगा विधानसभा चुनाव में, लेकिन उसका इंटेंसिटी या उसकी महत्ता विधानसभा में कम है। जब लोगों के बीच में जाते हैं, आपके बारे में बात करते हैं, तो आपके जो विपक्ष में जो लोग हैं जो आपके खिलाफत करते हैं, वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर उसी तरह सपना दिखा रहे हैं जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने दिखाया। इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ लोग कहते हैं प्रशांत किशोर बिजनेसमैन है तो ये सपना दिखा रहा है, तो मैं तो सामने से कह रहा हूं, हाँ भाई हम बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेसमैन हैं। ये सपना बेच रहे हैं कि तुम भी अपने बच्चों को, कि एक ऐसा भी दिन आएगा कि लोग बिहारी को बिहारी कहकर गाली नहीं देंगे, एक ऐसा भी दिन आएगा कि बिहार में दूसरे राज्यों से लोग आकर नौकरी रोजगार करेंगे, एक ऐसा भी दिन आएगा जब गरीब के यहाँ बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे, एक ऐसा भी दिन आएगा जब यहाँ की महिलाएं अपने पति को साल भर पति से दूर नहीं रहेंगी और सिर्फ छठ और शादियों में नहीं मिलेंगी। तो बिल्कुल ये सपना बेच रहे हैं, टोकरी लेकर सर पर बेच रहे हैं और घर घर जाकर लोगों को कह रहे हैं कि ये सामान खरीदो, ये विचार खरीदो, नेताओं की चिंता छोड़ो, जाति की चिंता छोड़ो, मंदिर मस्जिद के चक्कर में मत पड़ो, अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के चक्कर में पड़ो, उसकी चिंता करो। ये सामान बेच रहे हैं, इसमें नुकसान क्या है? तो जैसे आप कह रहे हैं कि आप बिजनेसमैन हैं, तो अभी साउथ में जैसे आप विजय जी के साथ उनकी पार्टी के लिए रणनीति बना रहे हैं, तो क्या ये भी एक बिजनेस का पार्ट है? नहीं, बिजनेसमैन मैं आपको इस नजरिए से कह रहा हूँ, जब दूसरे कहते हैं कि बिजनेसमैन है तो उसको बता रहे हैं भाई क्या बिजनेस कर रहे हैं। हम कोई बालू माफिया तो है नहीं, शराब का धंधा करते नहीं है, ठेकेदारी करते नहीं है। बिहार में कोई कह नहीं सकता है कि प्रशांत किशोर ने 1 रुपया भी किसी से लिया हो, चोरी बदमाशी नहीं करते हैं, चारा चोरी नहीं किए हैं, कोई अपराध नहीं किए हैं। लोगों को ये बता रहे हैं कि तुम भी सपने देख सकते हो, गरीब से गरीब आदमी भी सपना देख सकता है, अगर वो अपने बच्चों को पढ़ा दे, अगर उसके बच्चे पढ़ लिख जाए, उसको रोजगार मिल जाए, तो वो भी सपना देख सकता है। सपने देखने का अधिकार सिर्फ चंद नेताओं के बच्चों को नहीं है, ये बात बता रहे हैं। जहां तक आपने बात कही विजय की, विजय अपनी पार्टी वहां चला रहे हैं, मेरे मित्र हैं, एक कार्यक्रम में उन्हें बुलाया था तो वहां पर गए थे। बाकी तो मैं 3 साल से बिहार में हूं। आप मुझे बिहार में मिल रहे हैं कि चेन्नई में मिल रहे हैं? मैं तो बिहार में ही रहता हूं। सर, शराबबंदी को लेकर के आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें आपने कहा कि शराबबंदी कानून सही है, बदलाव होना चाहिए। तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि जब प्रशांत किशोर पावर में आएंगे तो शराबबंदी कानून को हटाएंगे या उसमें बदलाव करेंगे? नहीं, बिल्कुल शराबबंदी कानून को हटाएंगे। शराबबंदी कानून को इसलिए हटाएंगे क्योंकि मैंने जैसा बताया कि इस कानून के तहत शराब की दुकानों को बंद किया गया और घर घर डिलीवरी चालू कर दी गई।
तो इस शराबबंदी का क्या फायदा? इससे बेहतर शराब को लेकर यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था हो जहाँ रेगुलेटेड हो, शराब की बिक्री रेगुलेटेड हो, जिससे शराब के खपत पर को बढ़ाया ना जाए, लेकिन घर घर डिलीवरी भी ना हो। और जो लोग अगर शराब का कंजम्पशन करना चाहते हैं स्वेच्छा से, वो उस पर टैक्स भरे और वो पैसा बिहार के विकास के लिए, सरकार के लिए काम हो। मैं बार बार कहता हूं, जो लोग आपको ये कहते हैं कि शराबबंदी से बड़ा फायदा है, महिलाओं को क्या सशक्तिकरण हुआ है, उन पर जो वायलेंस की घटना है कम हुई है, आप कोई आकलन छोड़ दीजिए, सीधा सवाल ये पूछिए कि अगर बिहार के शराबबंदी से बिहार की महिलाओं को इतना फायदा है या बिहार के समाज को इतना फायदा है, तो इतना बढ़िया लड्डू हम लोग खाली बिहार के लोगों को ही क्यों खिला रहे हैं? भाजपा वाले पूरे देश के महिलाओं का भला क्यों नहीं कर देते हैं? भाई, तुम पूरे देश में शराबबंदी लागू कर दो। आप किसी भाजपाई से पूछो कि अगर शराबबंदी से बिहार की महिलाओं को इतना फायदा है, तो यूपी के महिलाओं के साथ धोखा क्यों कर रहे हो? उनको भी ये फायदा पहुंचाओ ना तुरंत। भाई, ये बिहार की गरीब जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर शराबबंदी से ही फायदा होता तो पूरे देश में भाजपा की सरकार है, शराबबंदी लागू कर दो, हम मान लेंगे कि बिहार में इसका बहुत बड़ा फायदा है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को लेकर आपने कई बार सवाल उठाए, सवाल खड़े किए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाने से आपकी कोई छवि पर कोई दाग लग रहा है? नहीं, देखिए, मैं लोगों पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करता नहीं हूं। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सबसे पहले टिप्पणी उनके राजनीतिक सहयोगी सुशील मोदी ने नवंबर 2023 में किया। उन्होंने विधानसभा के सामने कहा कि नीतीश जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। उसके बाद से बिहार में जो भी लीडर हैं सब बोल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, वीडियो चल रहा है। मैंने पहली बार जनवरी 2025 में ये बात कही है कि लगता है कि नीतीश जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। और क्यों कहा? जब मैं बीपीएससी आंदोलन के दौरान अनशन पर बैठा हुआ था और सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों से, उनके तंत्र से जब हम लोग की बात हो रही थी, तो लोगों ने ही ये बताया, या जो हम लोग को महसूस हुआ कि नीतीश जी को तो ये पता भी नहीं है कि कोई बीपीएससी पर आंदोलन चल रहा है या पेपर लीक हुआ है। तो उस व्यक्ति, उस समय मैंने कहा कि भाई, जिस व्यक्ति को बिहार में हो रही घटना की जानकारी ही नहीं है, उनको ये पता ही नहीं है कि मेरे मंत्रिपरिषद में कौन मंत्री है, उसका नाम ही नहीं पता है, तो वो मंत्री विभाग में क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी कैसी जानकारी होगी? और ये लोकतंत्र की आयरनी देखिए कि अगर आपको सिपाही बनना है, मास्टर बनना है, तो आपका मेडिकल जांच होता है, और 13 करोड़ लोगों का आपको मुखिया बनना है, तो आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये लोगों को दिख रहा है, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं हो रहा है। आप ये बताइए, नीतीश बाबू 20 बरस से मुख्यमंत्री हैं, ये कैसे संभव है कि राष्ट्रीय गान बज रहा है और नीतीश कुमार को पता न चले? अगर उनकी मानसिक हालत ठीक है तो ये क्या संभव है? कोई नए नए थोड़ी ना मुख्यमंत्री बने हैं। ये कैसे संभव है कि जो वो कर रहे हैं सार्वजनिक स्थलों पर, जिस तरह के भाषा का, जिस तरह के भाव भंगिमा उनकी आपके वीडियो पर आ रहे हैं, ये कोई टीका टिप्पणी की बात नहीं है, ये तो लोगों को दिख रहा है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा और पब्लिक में आएंगे, वो दिखेगा। नीतीश कुमार ने कोई पत्रकार वार्ता की हो, आप दिखा दीजिए। नीतीश कुमार कोई संवाद कर रहे हो, आप दिखा दीजिए। तो सवाल है कि जब हर जगह ये चर्चा चल रही है, तो प्रशांत किशोर ने ये कहा कि भाई, ये नीतीश कुमार के हक में है कि सरकार ये मेडिकल बुलेटिन जारी करके बताए कि वो मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं। वो तो उन्होंने किया नहीं, तो मैंने कहा भाई चलो छोड़ो, बुलेटिन नहीं जारी करोगे तो कैमरे पर आकर ये बता दो कि आपके मंत्रिपरिषद के सदस्य कौन कौन है, उनका नाम बता दो, खाली नाम और डिपार्टमेंट बता दो। मैं दावा कर रहा हूं नीतीश कुमार नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार आज के तारीख में कैमरे पर अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों का नाम और विभाग नहीं बता सकते हैं। उनकी मानसिक हालात इतनी खराब है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और देखा आपने, प्रशांत किशोर जी ने साफ कहा कि नीतीश कुमार जो सैकड़ों लोगों के मुखिया बनकर बैठे हैं, और ऐसी स्थिति में अगर वो सरकार चलाएंगे तो बिहार की जनता का मोटा मोटा यही है कि बिहार की जनता का फिर क्या होगा। ऐसे में आप अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी बातें हम तक जरूर साझा करें और बने रहें BMW न्यूज बिहार के साथ। मैं कैमरा पर्सन रिया के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज बिहार, पटना से। धन्यवाद।
सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।